परिंदे, निर्मल वर्मा द्वारा। भाग 3। लतिका सुनो। गिरीश का स्वर कैसा हो गया था। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो गिरीश कह रहा है, बल्कि वह जो नहीं कहा जा रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के स्वरों में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। ह्यूबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंदे, ध्यान मग्न, प्रस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? ह्यूबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही हैं। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती हैं। फादर आलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगीं। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मिडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मिडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओट से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा। वीपिंग विलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थीं। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे झुंड बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई थीं। नाश्ते के लिए अभी पौना घंटा पड़ा था और उनमें से कोई लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थीं, किंतु शायद इसीलिए वे इन चंद बचे खुचे क्षणों में अनुशासन के घेरे के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थीं। मिस वुड को लड़कियों का यह गुलकपाड़ा अखरा, किंतु फादर आलमंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर आलमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल की खुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा था। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटका कर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही हैं। और डॉक्टर मुखर्जी? फादर का ऊपरी होंठ तनिक खिंचाया। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यही रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया है। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते? 2 महीने की छुट्टियों में बर्मा जाना काफी कठिन है फादर। मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती हैं। मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकती है। मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएंगी।
और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्ची थोड़ी ही हैं। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर आलमंड अपने दिल में दकियानूसी भावना को स्थान देंगे। फादर आलमंड कुछ हतप्रभ से हो गए। बात टालते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती हैं, मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है। वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर आलमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पटती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला। मिस वुड, अब क्या बारिश होगी? ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उछलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत के सुर रुई के छुई मुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफी थक गया था। पियानो बजाने से फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था, ह्यूबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खोह में निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक फूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती हो, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती। मिटती नहीं इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसी ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा था। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं शक्की मिजाज का होता जा रहा हूं और बात कुछ भी नहीं है। ह्यूबर्ट ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉकें और सफ़ेद पेटियां चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका से गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया है। कैंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा सा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यहीं हैं? ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुई थी। कुमाऊनी लड़कियों की तरह लतिका का गला गोल था। धूप की तपन से पका गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था।
मानो बहुत धोने पर भी गुलाब के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे रह गए हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट? अब तक तो यही इरादा है, यहाँ रुककर भी क्या करूँगा। आप स्कूल की ओर जा रही हैं? चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उमड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में बह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजाला आंचल खोलकर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी और वह धीरे धीरे हांफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर मिलिट्री के दाईं ओर मुड़े तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया, छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता था तो वह अक्सर टहलते हुए मिलिट्री तक चली जाती थी। उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ में ढके देवदार के वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखों से रुई के गालों सी बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमंड के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता है, वही लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती हैं मिस लतिका। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुम्हला गया था। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कल रात क्या आपकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूं? ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं, उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो आई। कोई खास बात नहीं, वह पुराना दर्द शुरू हो गया था, अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था? वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं। कहते थे कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूं तो भला इसकी क्या जरूरत है? ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी ना रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए ही तो झूठ नहीं बोल रही। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर ही गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूंगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीनों की छुट्टियां काटना भी दुभर हो जाता है। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं?
लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरी ओर मिलिट्री की ट्रकें कैंटोनमेंट की ओर जा रही थीं। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अधमुंदी सी खुली रह गई हैं, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया है। मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया। उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव घिर आया। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी मिस्टर ह्यूबर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी। ना जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया है। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे। सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था। ना जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौनों से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थीं, लेकिन हम बहुत निराश हुए थे क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे थे। उनकी छाया नंदा देवी और पंचकुली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आसपास बुरुंज के लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया था। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीराना हो जाता होगा। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो गई हूँ। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसा ही होता है मिस्टर ह्यूबर्ट। फिर कुछ दिन बाद विंटर स्पोर्ट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे। फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है। छुट्टियां खत्म होने लगती हैं। आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट, पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई थीं, कब खत्म हो गईं। लतिका ने देखा कि ह्यूबर्ट उसकी ओर आतंकित भयाकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिटपिटाकर चुप हो गई। उसे लगा मानो वह इतनी देर में पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही हो। मुझे माफ करना मिस्टर ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था। लतिका ह्यूबर्ट के भारी स्वर से चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दें। समझ लें कि मैंने उसे कभी नहीं लिखा था। लतिका कुछ समझ ना सकी। दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही।